हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज अपन क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फेडरलिज्म वो स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पावर शेयरिंग कंप्लीट कर लिया था। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्रीज। मतलब क्या है इसका कि फेडरलिज्म में जितना भी पावर होगा वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो पावर है, जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल बॉडीज़ हैं, उनके पास अपने पावर को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। तो अपने पावर को दूसरे लोगों में या दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटीज़ में, यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, यही क्या कहलाता था, फेडरलिज्म कहलाता था। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो पावर है वो किसको डिवाइड कर रही है, अलग अलग लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर रही है। तो क्या क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के? तो इन सब का आंसर अपन पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में। सबसे पहला जो फीचर था फेडरलिज्म का, दैट इज देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है ना। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है गवर्न द सेम सिटीजन्स। सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सिटीजन्स को तो सेम गवर्न करेगी, लेकिन उनका जो ज्यूरिडिक्शन है, जो एरिया ऑफ अथॉरिटी है, वो क्या होने वाला है रिगार्डिंग द लेजिस्लेशन, टैक्सेशन या एडमिनिस्ट्रेशन, ये अलग अलग होगा। अब कौन सी स्टेट को कितना पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पावर है, तो इनका जितना भी ज्यूरिडिक्शन है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेसिफाई किया गया है। अगर आपको फंडामेंटल प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट को बाकी की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पावर्स को और डिफाइन करना, ये जिम्मेदारी कोर्ट के पास होती है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आपके पहले से स्पेसिफाइड होते हैं, एज वेल एज फेडरल के हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डुअल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, एज वेल एज दूसरा होता है कि हम लोगों को रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हमारे 7 क्या थे, फीचर्स थे किसके, फेडरलिज्म के। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा जो आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एज वेल एज एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर वाली बात इन्होंने करी थी। अब फेडरलिज्म जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी, वो एक साथ मिली हैं और उन्होंने बिगर यूनिट बना दिया टू मेक दैम सेल्फ पावरफुल, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। अब जितनी भी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो जो बिगर यूनिट में बनाई गई हैं उन सबके पास इक्वल क्या होता है, पावर होगा। इनका नाम पूछ सकता है कि कमिंग टुगेदर में कौन आता है, तो यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया इसमें आएगा। अगर मैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करूं, ये पहले से ही बिगर कंट्री थी जिनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसका फीचर ध्यान रखना है, जैसे कमिंग टुगेदर में सारी स्टेट के पास इक्वल पावर होता था, होल्डिंग टुगेदर में सारी स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं होता। ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि किन को पावर देना है ज़्यादा और किन को कम पावर देना है। इसमें बेसिकली जो कंट्रीज आती हैं वो कौन सी आएंगी, अपना इंडिया, स्पेन और बेल्जियम आएगा। आफ्टर देन अपन ने बात करा कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बोलता है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज़ अ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अपने आप को यूनियन ऑफ स्टेट बोलता है, लेकिन स्टिल वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, वैसे तो बेटा देखो अपन 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट या 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बात करते हैं, सेंट्रल पे, स्टेट पे और लोकल लेवल पे, जिसमें म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत आता है। बट ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात करी थी, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट है जो लोकल बॉडीज़ में, वो 73rd एंड 74 अमेंडमेंट में लाई गई थी। अब बात करें इंडिया में हमारे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ये वो मुद्दे होते हैं, इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और इस पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगी वो कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इसमें कौन से आ सकता है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एज वेल एज करेंसी इसमें आती है। स्टेट लिस्ट की बात करूं, इसमें सारे जो डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगा, जिसमें पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन आता है। कॉन्करेंट में दोनों एक दूसरे की सलाह के साथ
कंसेंट के साथ डिसीजन लेंगे, जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन आता है। सीधा पूछता है आप लोगों से कि कौन सा किस लिस्ट में आना चाहिए। इसके अलावा जो नए सब्जेक्ट हैं जो अभी आ रहे हैं, ट्रेंडिंग में है, लेट्स से जीएसटी के बारे में हो गया या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हो गया, तो उन सब्जेक्ट को कौन सी लिस्ट में डाला जाएगा? वो सारे सब्जेक्ट्स कहलाते हैं रेसिडुअरी लिस्ट या रेसिडुअरी सब्जेक्ट, आप देख सकते हैं ये कहलाएगा। और इसके बारे में पावर, इसको इन सारी रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो पावर है वो किसका होता है? यूनियन गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने नीचे यही बताया है कि डिफरेंट कुछ स्टेट्स हैं जिनको अलग अलग पावर दिया गया है। जैसे अपन बात करें, नागालैंड हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो उनको आर्टिकल 371 के हिसाब से स्पेशल पावर गिवन है। ऊपर कुछ टेरिटरीज गिवन है, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, ये यूटीज है, जिसपे पूरा जो इन एरियाज़ को, ये स्टेट नहीं है, इनको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। इनको पूरा जो इनके ऊपर डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो किसकी होने वाली है? सेंट्रल गवर्नमेंट की होने वाली है। इसके आगे इन लोगों ने बताया दैट हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, कि फेडरलिज्म हुआ कैसे इंडिया में। तो बेटा फेडरलिज्म जो हुआ था, जिसमें सबसे पहले इन्होंने ऊपर यही बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नेसेसरी तो होते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होते। जब तक हम लोग इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक ये सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमने जो फेडरलिज्म में किया, दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई। वो स्टेट्स बनाई जिसमें सेम लैंग्वेज बोली जाती है, सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं। शॉर्ट में मैंने लिख के रखा है, वो स्टेट्स जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए एक स्टेट बना दी। लैंग्वेज के साथ में कल्चर, एथनिसिटी एज वेल एज जोग्राफिकल फीचर्स को भी ध्यान में रख के हम लोगों ने एक स्टेट को बनाई। तो पहले तो लोगों को लग रहा था कि सक्सेसफुल नहीं जाएगा, लेकिन इनको एडमिनिस्टर करना, इनको गवर्न करना बहुत ईजी हो गया था। सेकंड बात करें, हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी लाए थे। हमारी गवर्नमेंट की कोशिश ये थी कि हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बेटा नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज की जितना भी ऑफिस का काम होना है, सरकार का काम होना है, वो हिंदी में होना चाहिए। और इंग्लिश को 1965 के बाद बंद कर देना चाहिए एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी के अलावा, क्योंकि हिंदी तो सिर्फ 40% लोग ही बोलते थे, तो 21 अदर लैंग्वेजेस को हमारी शेड्यूल लैंग्वेज में माना गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपसे पूछ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं? तो 22 लैंग्वेजेस है। जैसे कि मैंने बोला, इंग्लिश को 1965 में बंद करा जा रहा था, पर तमिलनाडु में एक वायलेंट मूवमेंट हुआ कि भाई इंग्लिश को बंद नहीं करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप दोनों को, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन का मतलब होता है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है। बेटा पहले क्या होता था कि है ना, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती थी वही सारी गवर्नमेंट अपनी स्टेट गवर्नमेंट में भी होती थी, है ना, तो उनको कोऑर्डिनेट करना, उनकी बातचीत करना ईजी हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं था, सेंट्रल में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, तो इनके रूल्स को किस तरीके से सेटअप किया जाए, किसकी बात मानी जाए। सेंट्रल अपनी अपनी चलाएगा, स्टेट अपनी अपनी चला रहा है, स्टेट की कोई सुन नहीं रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे थे। इसी वजह से हम कंसेप्ट लाए थे कोलिशन गवर्नमेंट का। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से, ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट मिलके अपना पूरा डिसीजन बनाती है, उसको क्या बोला जाएगा? कोलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। आफ्टर देन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की बात हुई थी। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले ये देखिए, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेके किसको दिया जा रहा है? लोकल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, दो लोकल गवर्नमेंट होती है बेटा, अर्बन एरियाज़ के लिए और रूरल एरियाज़ के लिए। रूरल एरिया की बात करूँ तो पंचायत है, जैसा कि आप जानते हैं। अर्बन एरिया के लिए बात करूँ तो म्यूनसिपैलिटीज़ है। क्यों लोकल गवर्नमेंट या डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है? क्योंकि जो लोकल लोग हैं, अगर वो आसपास में रहेंगे तो ज़्यादा इश्यूज़ अच्छे तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से उनका सोल्यूशन ला सकते हैं। अब इसके अलावा हमारी लोकल गवर्नमेंट को और पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या काम किया गया? रेगुलर, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया कि रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए, जैसे हर 5 साल में। सीट्स रिजर्व कर दी गई SC ST के लिए। 1/3 पोजीशन या 1/3 सीट रिजर्व थी विमेन के लिए। इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे अपने नेशनल इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई थी इनके इलेक्शन के लिए। एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को अपने कुछ पावर्स एज वेल एज रिवेन्यू, जो पैसा है वो लोकल गवर्नमेंट बॉडी को देना था। अब इन्होंने विलेज के लिए जो ग्राम थी उनके लिए बताया कि हर विलेज में क्या होती थी? ग्राम पंचायत होती थी। ध्यान से देखिएगा, 3 लेवल पे होती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब ये ग्राम पंचायत को मॉनिटर करने के लिए काम कैसे कर रही है? हमने ग्राम सभा बनाई थी जिसमें सारे गांव के लोग 18+ जो थे वो मौजूद थे। वो ग्राम सभा किस तरीके से काम करती थी उस पर ध्यान दिया जाता था।
वैसे ही हमारे अर्बन लेवल की बात करूँ तो अर्बन लेवल में छोटे छोटे टाउन्स के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई हुई हैं और बड़े बड़े टाउन्स के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बनाई हुई है। ये सारी इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ के जो हेड होंगे उनको म्यूनसिपल चेयरमैन, एज वेल एज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होंगे उनको मेयर बोला जाता था। इसी के साथ ही आपका फेडरलिज्म बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज वर्ड्स में ख़त्म होता है। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरीज़ हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।